तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। देखिए अभी मैं बैंकिंग सब्जेक्ट के पहला जो चैप्टर है उसका वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है बैंक, उत्पत्ति, विकास, संगठन, परिभाषा, कार्य एवं महत्व। 12th कॉमर्स का बैंकिंग सब्जेक्ट है आपका और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपका, क्योंकि पहले चैप्टर में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाएंगी कि कैसे बैंक की उत्पत्ति हुई, कैसे बैंकों का विकास हुआ, और इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें महत्व और आपका ये कार्य, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हो सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको बैंक के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग इस चैप्टर का अभी तक के 2 पार्ट बन चुके हैं, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है इसलिए मुझे इसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। दरअसल दिक्कत इस बात की होती है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी बन जाता है, या 1 घंटे 1.5 घंटे का बन जाएगा तो आप उसमें बोर होने लगोगे। ठीक है, तो बोर ना होइए, सब्जेक्ट है आपका, आपको पढ़ना है और बिना पढ़े काम भी चल नहीं सकता। अगर आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना है तो पीछे जाइए और देखिए क्या रिजल्ट रहा है 2020 का बीओ और बैंकिंग में। ठीक है, तो अकाउंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कराए जाएंगे। जो लोग अकाउंट्स की वीडियो का वेट कर रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, और ये भी आपका एक सब्जेक्ट है, आप इसको जरूर देखें और इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका तीसरा लेक्चर, और आज इसको हम खत्म कर देंगे। पहला चैप्टर आपका आज समाप्त हो जाएगा। देखिए चैप्टर काफ़ी लंबा था इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूं और आप अच्छे से उसको समझ सकें। ठीक है, वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी, आई होप। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें। सपोर्ट आपका हमारे साथ रहेगा तो हम और आगे तक इसमें अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको देने की कोशिश करेंगे। दरअसल आपके सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं, इससे नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगा, आप भी इसमें नॉलेज प्राप्त करेंगे और आपके जो जानने वाले फ्रेंड्स हैं और आपके जो सर्कल के जो भी मतलब लोग हैं उनको अगर आप शेयर करेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और इसका लास्ट लेक्चर है आज का। तो हम पढ़ेंगे आज बैंक में जो अनुसूचित बैंक, और आइए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया इस चैप्टर का 3rd पार्ट, मतलब कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, और इसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कुछ दिए गए हैं, उनको आप पढ़ोगे, क्योंकि गैर अनुसूचित बैंक और अनुसूचित बैंक का जो अति लघु और लघु में क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि गैर अनुसूचित बैंक और अनुसूचित बैंक जो होते हैं वो लघु में भी पूछ लिया जाता है, अति लघु में भी पूछ लिया जाता है और दीर्घ में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ता हूं बिना देरी किए। देखिए, अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक। भारत में बैंकों को जो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित हैं उसके आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आरबीआई से मतलब कि रिजर्व बैंक से आपके 2 टाइप के जो बैंक हैं उनको डिवाइड किया गया है। एक आपका हो जाएगा अनुसूचित बैंक। अब अनुसूचित बैंक होता क्या है ये अभी मैं आपको डिस्कस करके समझा जरूर दूंगा। ठीक है, अनुसूचित, और एक हो गया आपका कौन सा, गैर अनुसूचित। ठीक है, तो ये 2 भाग में इसको विभाजित किया गया है। देखिए मैं पढ़ता हूं अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक से आशय उन बैंकों से है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय सूची में शामिल कर लिया गया है। द्वितीय सूची में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं। उन शर्तों के आधार पर अगर बैंक जो है उन सब चीज़ों को फॉलो करता है तो उसको हम अनुसूचित बैंक में शामिल कर लेंगे, मतलब अनुसूचित कैटेगरी में शामिल करेंगे। अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो उसको हम गैर अनुसूचित में शामिल करेंगे। तो देखो बोला क्या है, वह बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 अथवा अन्य किसी ऐसे अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोला है उस बैंक की प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष मिलाकर 5 लाख रुपए अथवा इससे अधिक हो। उसके कार्य जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध ना हो। देखिए मैं बुक से पहले आपको पढ़ के सुना देता हूं, ताकि ये भी ना लगे आपको कि मैं अपनी ही गाथा गाए जा रहा हूं। ठीक है, मैं पहले बुक से आपको पढ़ के समझा देता हूं
मतलब सुन लेते हैं आप, उसके बाद फिर मैं इसको अपने तरीके से आपको डिस्कस भी कर देता हूं। ठीक, तीसरा पॉइंट बोला है, उसका कार्य जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध ना हो। ठीक है, वह देश में बैंकिंग व्यवसाय कर रहा हो। यदि कोई अनुसूचित बैंक उपयुक्त में से किसी भी शर्तों का पालन करने में असमर्थ होता है तो रिजर्व बैंक उस बैंक का नाम अनुसूची संख्या 2 से निकाल देता है। तो ये चीज है कि उसकी पूंजी 5 लाख रुपए हो, ठीक है, उसका कार्य जो मुख्य कार्य जो है उसका वो कैसा होना चाहिए, जो जमाकर्ता होते हैं उनके हित में होना चाहिए। ठीक है, और ये भारतीय बैंकिंग कंपनी, भारतीय बैंक कंपनी विधान के अंतर्गत 1956 की जो एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, इनका दायित्व क्या होता है, अब दायित्व के बारे में थोड़ा देखते हैं। इनके सदस्य बैंकों के भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति निम्नलिखित दायित्व हैं, देख लीजिए क्या क्या बताया है। प्रत्येक सदस्य को अपनी मांग एवं सावधि देनदारी का कम से कम 3% नगद कोष के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। यदि कोई अनुसूचित बैंक इस शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसे नगद कोष की कमी के कारण दंड के रूप में ब्याज देना पड़ता है। CRR, SLR, ये सारी चीजें आपने सुना होगा। ठीक है, अब ये चीजें यहां पर यूज हो रही हैं। ठीक, प्रत्येक सदस्य बैंक को प्रत्येक शुक्रवार को रिजर्व बैंक को अपने खातों का विवरण भेजना पड़ता है। इस विवरण को ना भेजने पर प्रति बैंक को 170 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दंड देना पड़ता है। जितने भी बैंक होते हैं वो RBI को एवरी फ्राइडे अपना पूरा डेटा विवरण भेजते हैं। अगर वो नहीं भेजेंगे तो पर डे कितना फाइन लगेगा, 170 रुपीज। बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35 के अंतर्गत यदि रिजर्व बैंक निरीक्षण करके किसी बैंक के कार्य से संतुष्ट न हो तो वह अनुसूची 2 भाग से अलग कर सकता है। मतलब ये जो बैंक होते हैं ये जितने भी मतलब अपना डेटा भेजते हैं, अगर वो उसको लाइक करता है, मतलब कि उसके कंडीशंस के अंदर ये सारी चीजें बिलोंग करती हैं तब तो ठीक, और नहीं तो फिर उनको अनुसूची भाग 2 से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या बताया है, रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को दिए गए अधिकार। तो RBI ने क्या अधिकार दिए हैं रिजर्व बैंक जो अनुसूचित बैंक हैं उनको, देखिए क्या बोला है। भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को निम्नलिखित अधिकार सुविधाएं प्रदान करता है। पहला है, अनुसूचित बैंकों को व्यापारिक विपत्र, साधारण विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र को रिजर्व बैंक से पुनः भट्टे पर भुनाने का अधिकार होता है। तो ये जो BR होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, BP, ठीक है, इन बिलों को भुनाने का, देखिए ये सब बहुत हाई लेवल पे होता है, हजारों करोड़ का बिल लिखा जाता है एक बार में। ठीक है, प्रोजेक्ट जब होता है, टेंडर पास होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इन सब चीजों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर बोला है कि अनुसूचित बैंकों को ट्रस्टी प्रतिभूतियों, सोना चांदी एवं अन्य मान्य प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से ऋण लेने का अधिकार होता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सस्ती दर पर शीघ्र धन भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो जैसे क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, गिरवी रखी गई है, ठीक है, अब वो गिरवी रखी जाएगी तो RBI के पास तो गिरवी रखेंगे नहीं, जो साधारण जमाकर्ता या उसके ग्राहक होते हैं बैंकों के, वो हम जैसे बैंक है आपका SBI, यूनियन बैंक, यूनाइटेड स्टेट और इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अभी 2 बैंक मिलकर आपस में, आंध्रा बैंक और एक और बैंक है जो यूनियन बैंक में क्या हुआ है, मर्ज हुआ है। आप उसका जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं मुझे। फिर क्या बोल रहा है, रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर सस्ती मुद्राएं भेजने का सुविधा प्रदान करता है। फिर आगे बोल रहा है, रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधा प्राप्त करता है। देखिए समाशोधन गृह, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। समाशोधन गृह जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसको हम क्लियरिंग हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है और ये भारत में कितने हैं और ये किस प्रकार इस पे काम किया जाता है, जो चेक का संबंध इससे होता है। देखिए समाशोधन गृह का एक पूरा चैप्टर है आपका, मैं उसको समय आने पर बता दूंगा आपको। ठीक, भारत में अनुसूचित बैंकों की बात करें अगर हम, तो भारत में अनुसूचित बैंकों की संख्या 1950 और 51 में अगर देखी जाए तो 93 थी। 31 मार्च 2006 को भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली में 218 अनुसूचित बैंक थे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में 161 सार्वजनिक क्षेत्र में थे और जिनमें से 133 जो है ग्रामीण क्षेत्र में थे। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थात राष्ट्रीयकृत बैंकों
के 28 बैंक स्टेट बैंक समूह सहित वाणिज्यिक बैंक हैं। ठीक है, तो मतलब ये डेटा बता रहा है आपको। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप बोर्ड में इस क्वेश्चंस को करेंगे तो आप अगर डेटा को इग्नोर भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप लिखते हैं तो सो बेस्ट है, समझ लीजिए प्रीमियम है। ठीक है, तो ये चीज भी समझना जरूरी है। गैर अनुसूचित बैंक की बात करें अगर हम, गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिनका उल्लेख रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय सूची में नहीं किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर इतनी कंडीशन होगी तो उसको हम गैर अनुसूचित बैंक के नाम से जानेंगे या उसकी कैटेगरी में उसको रखेंगे। 1 लाख से 5 लाख तक की प्रदत्त पूंजी और संचित कोष रखने वाले बैंकों को हम इस कैटेगरी में शामिल करते हैं। मतलब उनकी पूंजी कितनी हो, 1 लाख से 5 लाख तक। ठीक, 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की प्रदत्त पूंजी संचित कोष में रखने वाले बैंक, ठीक है, 50,000 से 1 लाख रुपए तक संचित कोष में रखें। ठीक, फिर बताया 50,000 रुपए से कम प्रदत्त पूंजी संचित कोष रखने वाले, मतलब 50,000 से जो कम उनका संचित रखने का कोष है उन बैंकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, तो ये चीज बताया है। फिर गैर अनुसूचित बैंकों का रिजर्व बैंक से क्या संबंध होता है? प्रश्न बनता है आपका कि गैर अनुसूचित बैंकों का रिजर्व बैंक से क्या संबंध होता है। तो देखिए, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार गैर अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास एक मासिक विवरण भेजना होता है। इन बैंकों को अपनी अपनी कुल देनदारी का कम से कम 3% भाग नगद कोष के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, रिजर्व बैंक गैर अनुसूचित बैंकों को भी धन हस्तांतरण करने की सुविधाएं प्रदान करता है। रिजर्व बैंक को इन बैंकों का निरीक्षण करने के लिए का भी अधिकार है। 30 जून सन 2002 को गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या 4 थी, जिनकी 17 शाखाएं थी। 30 जून 2006 को इन बैंकों की संख्या 26 थी। देखिए, गैर अनुसूचित बैंक और अनुसूचित बैंकों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको यहाँ जानना ये ज़रूरी है कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं और कैसे बैंकों का कैटेगराइजेशन हम करते हैं, मतलब कैसे हम इनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और हम इसके आगे अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है बैंकों का महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्वेश्चंस जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस में, इन टॉपिक्स में जो है आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। बैंकों की महत्व की बात करें, वर्तमान युग में बैंक प्रायः आर्थिक प्रगति का सूचक बन गए हैं। जिन क्षेत्रों में बैंक नहीं होते हैं वे क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े रह जाते हैं। कहा जाता है कि बैंक आर्थिक शरीर की धमनियों में शाख रूपी रक्त प्रभावित करते हैं, जिससे कृषि, व्यापार, उद्योग आदि तीव्र गति से उन्नति होता है। विक्सले के अनुसार, विक्सले एक अर्थशास्त्री हैं, उनका डेफिनेशन है, सुनिए क्या लिखा है। बैंक आधुनिक संचालन व्यवस्था का हृदय केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या हुआ कि जहां पर उन्नति के काम को होना है वहां पर बैंक का होना अति आवश्यक है। अब देखिए, जैसे कोई गांव है, उस गांव में अगर बहुत फैक्ट्रीज हैं, बहुत सी कंपनियों ने अपना मतलब प्लांट लगा रखा है, तो वहां पर बैंक का भी होना बहुत आवश्यक है। अगर वहां पे बैंक नहीं होगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं चल पाएंगी, जिसकी वजह से वो एरिया क्या रह जाएगा, पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर देता हूं आपके सामने। पूंजी निर्माण विधि। अब बैंक का महत्व में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस देता है कोई चीज तो पूंजी निर्माण होती है। बैंक में आप पैसा जमा करते हो, आपकी कैपिटल क्या होती है, बनने लगती है। ठीक, वर्तमान समय में बैंक जनता की छोटी छोटी बचतों को ब्याज पर जमा करके ब्याज के रूप में स्वीकार करता है, जिससे देश में काम आने वाले कोष थोड़े थोड़े धन स्थानों में केंद्रित हो जाते हैं। देखिए, हम आप जैसे लोग जो हैं, मध्यम और निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, वो बैंक में पैसा जमा करते हैं। ठीक है, तो जो हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, उस पैसे को बैंक एक कोष में रखता है और उससे वो कहीं पर उसको इन्वेस्ट करता है, कहीं पर कोई कंपनी खरीदता है, किसी कंपनी का निर्माण करता है, और फिर उससे होने वाला प्रॉफिट भी ही हमें जो है वो ब्याज के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। राष्ट्रीय धन का सदुपयोग। बैंकों में जनता की जो पूंजी जमा होती है उसका उपयोग मांग वाले क्षेत्र में होता है। यदि पूंजी व्यक्तियों के हाथों में रहती है तो उपभोग के काम में ही खर्च हो जाती है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी पैसा हम जमा करते हैं बैंक में, वो एक राष्ट्रीय आय के तौर पे उसको रखा जाता है, और जो भी बिजनेस किए जाते हैं वो उससे होने वाला प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं,
नेशनल इनकम, ठीक है। और अगर इस पैसे को हम बैंक में जमा ना करें, इस पैसे को बैंक में अगर हम जमा ना करें तो वो पैसा क्या हो जाएगा, वो पैसा हमें और आपके बीच ही खर्च हो जाएगा, जिससे कि हम पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला पढ़ते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के बारे में क्या बोल रहे हैं, बैंक जहां भी शाखा खोल देते हैं उस क्षेत्र में कृषि, उद्योग, व्यापार को आवश्यक मात्रा में पूंजी मिलने लगती है। सिंपल सी बात है, अगर आपके एरिया में बैंक खुल जाता है तो अगल बगल के जो लोग छोटे मोटे बिजनेस करना चाहते हैं उनको लोन आसानी से मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है बैंक की। शाख निर्माण की बात करें, क्रेडिट क्रिएशन, आप जानते हो क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनता जल्दी, है ना। क्रेडिट कार्ड हम लोगों का क्यों जल्दी नहीं बनता है, उसका भी रीजन है। देखिए, बैंक शाख का निर्माण करते हैं जिनके द्वारा देश के संपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी की व्यवस्था करने में सुविधा रहती है। शाख निर्माण के कारण सरकार को बहुत सी मुद्रा चलन में नहीं डालनी पड़ती है, अर्थव्यवस्था के किसी भाग में रकम की कमी का अनुभव नहीं होता है। मतलब कि आप जो भी पैसा ट्रांजैक्शंस करते हो बैंक में खाते में अपने, और उसको कैसे आप सही तरीके से यूज करते हो, उसी से ही, जैसे क्या है कि आपके बैंक में कितने रुपए हैं, आप कितने का ट्रांजैक्शंस एवरी डे या एवरी मंथ कर रहे हैं, ठीक है, तो वही आपका क्या है, शाख निर्माण करती है, ठीक है, ताकि बैंक को यह विश्वास हो जाए कि आप बैंक के एक विश्वसनीय कस्टमर हैं, तभी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और भी कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मतलब कहती है, ठीक है। तो जीवन स्तर में भी सुधार होता है। बैंकों में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो बैंकों में पैसा काफी जमा करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि उनका पैसा सेव होता है और उनके जीवन स्तर में भी धीरे धीरे सुधार हो जाता है। व्यवसाय में उन्नति कैसे होती है, जो भी बैंक होते हैं ये पैसा, भाई देखिए, जो भी बिजनेस कर रहा है वो पैसा अगर अपना प्रॉफिट जो है बैंक में जमा करेगा, अब जो बैंक में वो जमा करेगा तो पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा ही, और जब बढ़ेगा पैसा, क्योंकि देखिए पैसा सेव करना बहुत जरूरी है, सेविंग जो है सबसे बड़ा नेचर है आपको आगे भविष्य में आरामदायक जीवन देने के लिए, ठीक। तो ये चीज है। ग्राहक सेवाएं, बैंक, आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों को न केवल ऋण देने का तथा रकम जमा करने की सुविधा देते हैं, बल्कि वे व्यापार में व्यापारियों को विषय में सूचना एकत्रित कर अपने ग्राहकों को देते हैं। वे इस प्रकार अपने ग्राहकों के लिए सभी प्रकार के वित्तीय मामलों में सलाहकार का भी काम करते हैं। तो देखिए, बैंक जो है वो वित्तीय सहायता के साथ साथ क्या करता है, सलाह भी देता है कि आप कैसे इस बिजनेस को या कैसे पैसा इन्वेस्ट करें, सभी चीजों को आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो गया आपको सरकार को सहायता। अब देखिए, जैसे हम पैसा जमा करते हैं तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा समझ लीजिए जमा होता है, तो गवर्नमेंट को कोई नया प्रोजेक्ट पास करना है तो वो पैसा कहाँ से लाएगी, जो हम लोग का पैसा जमा होगा बैंकों में, विनियोजित होगा, उसी पैसे से बैंक सरकार क्या करेगी, अपना बिजनेस करेगी, और उससे जो प्रॉफिट होगा उस पैसे को विद प्रॉफिट रिटर्न करती है बैंक को, और बैंक क्या करती है, हमें उसका एक निर्धारित रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा हमें देती है। तो हो गए 12 पॉइंट हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक आपका। अगला पॉइंट क्या, व्यापारिक बैंकों का संगठन, है ना। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, व्यापारिक बैंकों का संगठन। व्यापारिक बैंकों का संगठन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार किया जाता है और कैसे ये वर्क करते हैं, इनके विषय में हम थोड़ा जानेंगे। देखिए, व्यापारिक बैंकों में इनको बताया गया है 2 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब इनको कैटेगरी वाइज जो है वो 2 प्रकार से देखा गया है। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, व्यापारिक बैंकों का संगठन, ठीक है। अब देखिए क्या चीजें होती है इसमें, इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, शाखा बैंकिंग प्रणाली, शाखा बैंकिंग प्रणाली, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इकाई बैंकिंग प्रणाली, क्या, इकाई बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। तो शाखा बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, इकाई बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, ये मैं आपको ओरली इतना अच्छे से बता दूंगा कि आपको बुक से भी पढ़ने की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं होगी। शाखा बैंकिंग प्रणाली को हम सबसे पहले उठाते हैं। शाखा बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, तो देखिए, शाखा बैंकिंग प्रणाली जो होती है आपकी, इसमें जो भी बैंक होते हैं उनकी कई शाखाएं होती हैं, ठीक।
और इकाई बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, इनमें बैंकों की कोई अदर ब्रांच नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या उदाहरण होगा इसका, इसका उदाहरण हो गया आपका SBI, UBI, ठीक है, इलाहाबाद बैंक, है ना। इसका एक ही एग्जाम्पल है आपका, एक ही उदाहरण है इसका, क्या, RBI। तो इकाई बैंकिंग प्रणाली की कैटेगरी में हमने किसको रखा है, RBI को, और शाखा बैंकिंग प्रणाली की कैटेगरी में हमने किसको रखा है, तो आपके सामने मैंने लिख दिया जितने भी बैंक हैं और जितने भी बैंक हैं आपके वर्तमान में आपके देश में, उन बैंकों की अगर ब्रांचेस हैं तो इसका मतलब है कि वो शाखा बैंकिंग प्रणाली हो गई। और जिन बैंकों के मतलब ब्रांचेस नहीं हैं तो वो क्या हो गई, आपकी इकाई बैंकिंग प्रणाली हो गई। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको भी, क्या होता है। शाखा बैंकिंग प्रणाली में पढ़ता हूं, आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इस प्रणाली के अनुसार किसी बैंक का कार्य क्षेत्र सारा देश अथवा विश्व का भी हो सकता है। शाखा बैंकिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो देखिए सारे विश्व में वो पूरा फैला हो सकता है। बैंक का प्रधान कार्यालय तो किसी निश्चित स्थान पर होता है, परंतु उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली होती हैं, इसलिए इसे केंद्रित बैंकिंग प्रणाली भी कहते हैं। चूंकि इस प्रणाली में बैंक की बहुत सी शाखाएं होती हैं, इसलिए इसे शाखा बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। भारत के सभी बड़े बड़े बैंक इसी प्रकार के हैं। इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में इसी प्रकार की बैंकिंग प्रणाली भी पाई जाती है। इंग्लैंड के 5 बड़े बैंकों की शाखाएं तो विदेश में फैली हुई हैं, तथा उसमें से मिडलैंड और आपका क्या होता है, बार्कवेज नामक 2,000 से अधिक शाखाएं हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, उसी तरह इंग्लैंड में भी कुछ बैंक हैं, उन बैंकों की ब्रांचेज जो हैं वो क्या हैं, फैली हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहे हैं। ये भारतीय स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है, आपको पता है। ठीक है, शक्तिकांत दास इसके क्या है इस समय। अच्छा, आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि SBI का चेयरपर्सन कौन है और आपके ये जो RBI हैं इनके कौन है। मैं आपको बता देता हूं, RBI ठीक है कौन, और SBI के हेड कौन है। ठीक है, तो ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बता रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। उसके सहायक बैंकों की 30 जून सन 2006 को 13,849 शाखाएं थी। देखिए, ये जो बुक्स आप पढ़ते हैं इनका डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। 2006 का डेटा आप पढ़ रहे हो, अभी ईयर क्या चल रहा है, 2020। पता नहीं कैसे ये लोग मतलब बुक्स को अपडेट नहीं करते हैं और नया नया डेटा जो है वो क्वेश्चंस आपको नए मिल जाएंगे, बट क्या है, टॉपिक्स आपके पुराने ही रहते हैं। और फिर आप किसी और बुक से पढ़ के जाते हो तो स्टेप मार्किंग का मैटर फंस जाता है कि कुछ भी गलत हुआ तो आपको मार्क्स काट लिए जाते हैं। थोड़ी दिक्कतें हैं, हो सकता है मे भी इस बार इसको किया जाए। 13,849 शाखाएं हैं, विभिन्न नगरों, कस्बों एवं गांवों में फैली हुई हैं। भारत में बैंकों का संगठन शाखा बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। तो भारत में जितने भी बैंक वर्क कर रहे हैं वो किस प्रणाली पर आधारित हैं, तो शाखा बैंकिंग प्रणाली पर आधारित हैं। इनके गुण दे रखे हैं, इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मैं इनके बारे में आपको जरूर डिस्कस एक बार कर दूंगा। इकाई बैंकिंग प्रणाली में बता देता हूं आपको। इकाई बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख गुण हैं आपके सामने, जैसे प्रबंध नियंत्रण में सुविधा। इकाई बैंकिंग प्रणाली में व्यवसाय केंद्रित तथा छोटे पैमाने पर होने के कारण समुचित प्रबंध, निरीक्षण एवं नियंत्रण संभव होता है। साथ ही साथ इस संबंध में अपव्यय भी नहीं होता है। मतलब कहने का यह है कि इकाई बैंकिंग प्रणाली जो होती है उसमें ज्यादा कारोबार फैला नहीं होता है। ठीक है, उनका क्या होता है, वर्ग बहुत सीमित होता है और जो भी काम होता है फाइनलाइज के लिए उनके पास आता है कि मतलब अब इसको फाइनल कर देना। जैसे कि RBI के पास क्या है, RBI छोटे छोटे जितने भी बैंक होते हैं सभी बैंक मिलकर क्या करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं और वो RBI के पास डायरेक्ट भेजते हैं। उनका गवर्नर जो होते हैं, जो उनके नीचे डिप्टी गवर्नर होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं इसके बारे में और जो भी सही लगता है उस पर वो सही डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है इसमें। व्यवसाय में प्रारंभन प्रेरणा रहती है। इकाई बैंकिंग में बैंकों के अधिकारी स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं से परिचित होने के कारण प्रारंभन प्रेरणा से कार्य करते हैं। इससे स्थायी जनता आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण होती हैं तथा बैंकिंग व्यवस्था में लोच का अंश उत्पन्न होता है। तो देखिए क्या है कि जो भी मतलब इकाई बैंकिंग प्रणाली के जो भी व्यक्ति होते हैं उन बैंकों का क्या काम होता है,
वो अपना काम एक सीमित क्षेत्र में करती हैं और उनके जो नीचे में वर्क करने वाले बैंक या संस्थाएं होती हैं उनको सपोर्ट करती हैं। मुख्यतः यही एक आपका होता है, ठीक। और इसमें कौन सा बता रहे हैं, नौकरशाही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका इसमें। फिर उसके बाद आपका ये दे रखा है कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है, ये आप पढ़ लेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स का क्या है, एक कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये चीज देखिए क्या लिखा है, शाखा एवं इकाई बैंकिंग प्रणाली के गुण व दोषों की दोनों की विवेचना करने के उपरांत हमारे सम्मुख उनकी सापेक्षता श्रेष्ठता का प्रश्न आता है। वस्तुतः दोनों ही प्रणालियां अपने अपने गुण दोष हैं, दोनों प्रणालियां अच्छी हैं और दोनों प्रणालियों में कुछ न कुछ गुण पाए जा रहे हैं। अतः किसी भी प्रणाली की सफलता मूलतः देश विशेषता की परिस्थितियों से प्रभावित होती है। परिस्थितियों के कारण एक प्रणाली किसी एक देश में अधिक उपयुक्त हो सकती है तो किसी दूसरे देश में उपयुक्त हो सकती है। कहने का सेंस ये है कि अगर आपके देश में शाखा बैंकिंग प्रणाली का कार्य अच्छा चल रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि शाखा बैंकिंग प्रणाली जो है वो आपके देश के लिए लाभवंत साबित हो रही है। अगर आपके देश के लिए इकाई बैंकिंग प्रणाली का वर्क अच्छा चल रहा है, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके देश के लिए इकाई बैंकिंग प्रणाली जो है वो सही है, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर जो है वो खत्म हुआ। इसका एक डिफरेंस दे रखा है शाखा बैंकिंग प्रणाली और इकाई बैंकिंग प्रणाली, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि शाखा बैंकिंग प्रणाली और इकाई बैंकिंग प्रणाली का जो अंतर है ये आपको इसके बारे में और ज्ञान दे देगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप इसके बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, काफी क्वेश्चंस है इसमें, कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें काफी रिपीटेड हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ता हूं, विस्तृत का है, लॉन्ग का है। क्या बोला है ये क्वेश्चन, बैंक की परिभाषा दीजिए, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में और बैंक में अंतर बताइए। तो ये चीज है, बैंक की परिभाषा पूछी गई है आपसे। अब बैंक की परिभाषा मैंने आपको बताई है, फिर उसके बाद महत्व आपको बताना है, ठीक। तो महत्व भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगला जो चैप्टर होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे बैंक की कार्य प्रणाली और बैंक के साधन स्रोत, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है और तीनों वीडियो को आप एक साथ देखेंगे या थोड़ा सा गैप देके देखेंगे तो कुल मिला के मुझे लगता है 1.5 घंटे में मैंने पूरा चैप्टर आपका ये खत्म कर दिया है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे जो भी मैं डिस्कस करता हूँ, जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।